पर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने रूस से सुखोई 35 खरीदने की डील फाइनल कर ली है, जिसकी पुष्टि खुद ईरान के एक अधिकारी ने की। इससे पहले खबर उड़ी थी कि रूस ने ईरान से आत्मघाती ड्रोन खरीदने की डील की थी, जिसके बाद वो ड्रोन यूक्रेन के आसमान में मौत बनकर उड़े थे। ईरान के आत्मघाती ड्रोन पिछले साल तब चर्चा में आए थे जब रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों की बत्ती गुल कर दी थी। और एक बार फिर ईरान और रूस की नजदीकी की खबरों को जोर मिलने लगा, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने रूस से लड़ाकू विमानों की डील कर ली है और बहुत जल्द रूस ईरान को सुखोई 35 देने वाला है। ईरान के एक अधिकारी ने बताया कि ईरान ने कई देशों से लड़ाकू विमानों की डील की कोशिश की थी और आखिरकार रूस इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि 2020 में उस पर हथियारों की खरीदारी से जुड़ा प्रतिबंध खत्म हो चुका है। इसलिए रूस उसे लड़ाकू विमान देने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद ईरान की सेना की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि ईरान पर लगे प्रतिबंधों की वजह से उसकी वायुसेना और नौसेना के पास सीमित हथियार हैं। ऐसे में सुखोई 35 उसकी वायुसेना को नई ताकत देगा, जो ईरान के दुश्मन इजराइल समेत पश्चिमी एशिया के देशों के लिए खतरे की घंटी है। सेमाफोर नाम की जिस वेबसाइट ने ईरान और रूस के बीच लड़ाकू विमानों की डील का दावा किया, उसी ने यह भी जानकारी दी कि इजराइल, सऊदी अरब और यूएई रूस पर ईरान से ये डील न करने के लिए दबाव बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ये डील पश्चिम एशिया में ताकत का संतुलन बिगाड़ देगी। यही नहीं, खबर है कि खाड़ी देशों ने तो रूस से ये तक कह दिया कि अगर डील रद्द नहीं हो सकती तो रूस ईरान को विमानों की डिलीवरी देने में देर कर दे। यानी ईरान और रूस के बीच हुई इस डील ने कोहराम मचा दिया, क्योंकि ईरान और रूस के साथ आने का मतलब अमेरिका, इजराइल, यूरोप और पश्चिम एशिया के देशों के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो रहा है। क्योंकि ईरान लगातार इस कोशिश में जुटा है कि वो समंदर से आसमान तक अपनी ताकत बढ़ाए, जिसके लिए वो खूब हाथ पैर मार रहा है। कुछ हफ्ते पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि वो अपनी नौसेना की पावर बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, जिस पर अमल होना शुरू हो गया, क्योंकि ईरान के मीडिया ने दावा किया कि उसकी नौसेना में शाहिद महदवी नाम का युद्धपोत शामिल किया गया है। इसके अलावा ईरान की नौसेना को 10 ताकतवर जहाज भी मिले हैं, जिनसे दुश्मन पर मिसाइलें दागी जा सकती हैं। करीब 2000 टन का शाहिद महदवी ईरान में ही बनाया गया है, जिसका रेडार सिस्टम दुश्मन को चकमा देने में माहिर है और इस पर जमीन से हवा में और जमीन से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें तैनात हैं। यानी एक तरफ ईरान रूस से लड़ाकू विमान खरीद रहा है और दूसरी ओर नौसेना में नए नए हथियार तैनात कर रहा है, जिससे सबसे ज्यादा इजराइल परेशान है, क्योंकि नेतन्याहू ने बयान दिया कि इजराइल हर परिस्थिति के लिए तैयार है और पश्चिमी देशों को ईरान को रोकना चाहिए। इस बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर अमेरिका की खुली मदद नहीं मिलने पर इजराइल नाराज हो गया। वैसे ईरान की बात आती है तो अमेरिका और इजराइल एक पाले में होते हैं, लेकिन इस बार ईरान के मुद्दे पर अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और ये बात इजराइल के गले नहीं उतर। वो इस बात पर अमेरिका से नाराज भी है और इजराइल के एक अधिकारी ने खुलकर ये बात कही। उनका बयान आया कि अमेरिका ने फ्रांस, जर्मनी और यूके के ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, जबकि तीनों देशों के प्रस्ताव से ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने में मदद मिलती। और यही वजह रही कि इस बार अमेरिका ने इजराइल को निराश कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने खुद ईरान पर कई तरह के बैन लगाए हैं। वो उसके परमाणु कार्यक्रम का खुलकर विरोध भी करता रहा है। हालांकि इस मामले में अमेरिका का अपना अलग तर्क है और ईरान में अमेरिकी राजदूत उसे एक मौका देने के मूड में दिखे, क्योंकि उनका बयान आया कि बाइडेन प्रशासन देखना चाहता है कि ईरान अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों का मुआयना करने देता है या नहीं। यानी अमेरिका ईरान को एक चांस देना चाहता है और यही बात इजराइल के गले नहीं उतरी, क्योंकि ईरान उसका और अमेरिका दोनों का दुश्मन रहा है। पिछले ही महीने इजराइल ने ईरान पर साइबर अटैक का आरोप लगाया था और दावा किया कि उसकी एक बड़ी यूनिवर्सिटी पर साइबर अटैक किया गया, जिसके पीछे ईरान की खुफिया एजेंसी का हाथ है। और अगले ही महीने उसके दोस्त अमेरिका से उसे झटका लग गया। इधर कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए और कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 671 अंकों की गिरावट के साथ 59,135 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 176 अंक लुढ़ककर 17,412 पर बंद हुआ। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की के सैनिक बखमुत को बचाने की आखिरी कोशिश में जुटे हैं। इस शहर पर कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना पिछले कई महीनों से जोर लगा रही है और उसने बखमुत के कई इलाकों को जीतने का दावा भी किया है। लेकिन इसके बावजूद ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने हार नहीं मानी। वो बखमुत के जिस इलाके में भी मौजूद हैं, वहां पुतिन की फौज को जोरदार टक्कर दे रहे हैं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में ज़ेलेंस्की की सेना रूसी सैनिकों पर निशाना साधकर रॉकेट की बरसात करती नजर आई। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी यूक्रेन की फौज अपने शहर को बचाने में जुटी है, जिसके लिए वहां पिछले कई महीनों से भीषण जंग छिड़ी है। इस दौरान बाजी कभी रूसी सेना के हाथ लगती है तो कभी यूक्रेन के। हालांकि रूस का दावा है कि बखमुत से ज़ेलेंस्की के सैनिकों को खदेड़ने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बखमुत की इस लड़ाई में पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप भी रूसी सेना की ताकत बनी हुई है, जिसके लड़ाकों ने पूरे शहर को घेर रखा है और ज़ेलेंस्की के सैनिकों को चुन चुन कर मारने में जुटे हैं। इसीलिए रूस ये दावा कर रहा है कि जल्द ही बखमुत पूरी तरह उसके कंट्रोल में होगा।
लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में यूक्रेन के जोरदार हमलों में 1500 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही जेलेंस्की की सेना रूस के कई इलाके छीन चुकी है, जबकि पुतिन की फौज का दावा है कि बखमुत में उसकी घातक मिसाइलों और रॉकेट की मार से यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है, इसीलिए वो इस शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। यानी अगर रूस का ये दावा सही है तो ये जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि माना जाता है कि बखमुत पर कब्जा करने के बाद पुतिन के लिए पूरे डॉनबास को जीतने का दरवाजा खुल जाएगा और वहां जीत के बाद यूक्रेन के बड़े औद्योगिक शहर क्रामातोर्स्क और स्लोवियांस्क पर भी हमला आसान हो जाएगा। और इसी वजह से जेलेंस्की की सेना इस शहर को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ रही है। यही नहीं, एक दिन पहले यह खबर भी सामने आई थी कि यूक्रेन के आर्मी चीफ भी बखमुत पहुंच गए ताकि वो जंग लड़ रहे अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा सकें। इसके साथ ही उन्होंने ये हुंकार भरी थी कि वो किसी भी कीमत पर बखमुत को हाथ से निकलने नहीं देंगे। वहीं रूसी सेना से इस शहर को बचाने के लिए जेलेंस्की ने वहां सैनिकों की संख्या बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा हथियार भेजने का भी ऐलान किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जेलेंस्की ने बखमुत को बचाने के लिए अमेरिका और नेटो के दूसरे देशों से खतरनाक हथियारों की भी डिमांड की, ताकि वो उनके दम पर पुतिन की फौज को वहां से खदेड़ सकें। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली जिला जेल में बंद अतीक अहमद के भाई से गैर कानूनी तरीके से मिलने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पुलिस इस मामले में उनकी मदद करने वाले 2 और आरोपियों की तलाश में जुट गई। जेल में बिना किसी आईडी के फर्जी तरीके से अशरफ से मिलने के लिए जाते थे। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद से ही पुलिस ने अतीक अहमद के भाई अशरफ पर सख्ती शुरू कर दी। कुछ दिन पहले उसको जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप में एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच भारत ने चीन का दम निकालने का एकदम फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। अमेरिका के बाद चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कच्चे तेल के बिना उसका गुजारा नहीं। उसी कच्चे तेल को चीन तक पहुंचने से रोकने के लिए भारतीय नौसेना के साथ आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ने हिंद महासागर में करीब 4 महीने तक ट्रॉपिक्स 23 नाम का युद्ध अभ्यास किया, जिसमें 900 सैनिकों ने नौसेना के 70 जंगी जहाजों, 6 पनडुब्बियों और 75 विमानों के साथ चीन को धूल चटाने की प्रैक्टिस की। 4 महीने तक खून पसीना बहाने के बाद आखिरकार नौसेना की ड्रिल अपने अंजाम तक पहुंची और चीन का हुक्का पानी बंद करने का मास्टर प्लान तैयार हो गया। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था है, उसी के दम पर वो इतना इतराता है। ऐसे में अगर चीन को तेल ही नहीं मिला तो उसकी अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर जाएगी और चीन जंग लड़ने के लायक ही नहीं बचेगा। क्योंकि चीन की इस सबसे बड़ी ताकत की सबसे बड़ी कमजोरी भारत को पता है। चीन बड़ी तादाद में कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और अहम बात यह है कि यह तेल भारत के समुद्री इलाके से होते हुए चीन तक पहुंचता है। यानी चीन के कच्चे तेल के इंपोर्ट रूट की चाबी भारत के पास है। क्योंकि चीन का रोजाना तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख बैरल तेल भारतीय समुद्री इलाके से होकर गुजरता है। चीन का आधे से ज्यादा तेल अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से अरब सागर के रास्ते हिंद महासागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी पहुंचता है। फिर वहां से मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में मौजूद मलक्का स्ट्रेट जाता है और आखिरकार दक्षिण चीन सागर को पार करके चीन में घुसता है। मलक्का स्ट्रेट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास है। अब अगर भारत इस रूट पर पहरा लगा दे तो चीन हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ये रूट पहले ही बहुत लंबा है। ऐसे में अगर चीन को ऑस्ट्रेलिया वाला रास्ता पकड़ना पड़ा तो वो उसे और महंगा पड़ेगा। ट्रॉपिक्स 23 अभ्यास के जरिए नौसेना की तैयारी चीन के साथ यही हथकंडा अपनाने की है। उधर अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप आया। सुबह सुबह फैजाबाद इलाके में 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे अब तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। एक दिन पहले भी अफगानिस्तान में धरती हिली थी, जिसकी तीव्रता 4.7 मापी गई। अफगानिस्तान में पिछले 10 दिनों में 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इधर दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को अब 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। सिसोदिया पर उठते सवालों के बीच बीजेपी अब केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक है। पार्टी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग के साथ अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें सड़क पर डमी तिहाड़ जेल और सीएम आवास बनाकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश हुई। एक में मनीष सिसोदिया का मास्क लगाए एक बीजेपी कार्यकर्ता नजर आया तो दूसरी जेल में सत्येंद्र जैन को मसाज कराते दिखाया गया। डमी सीएम आवास भी बनाया गया, जिसकी दीवारों पर तमाम घोटालों के नाम लिखे दिखे, जिनके आरोप बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगाती है। जो मुख्यमंत्री आवास बनाया गया, वहाँ पर मुख्यमंत्री का मास्क लगाए हुए एक शख्स। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब बीजेपी के निशाने पर सीधे अरविंद केजरीवाल हैं। तो कच्चा ईमानदार सरकार बेईमानी करी। इस प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।